हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी में। दोस्तों, ये आपका प्रिय कार्यक्रम है क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ होते हैं हमारे मित्र अर्थशास्त्री श्री नयन पारिक जी। नयन जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच दिनेश जी। दोस्तों, बजट से एकदम एक दिन पहले का ये एपिसोड है जो लाइव आप तक पहुंच रहा है और खास तौर से दो चैनल्स के ऊपर, दोनों चैनल्स के दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीदें तो बहुत हैं। सरकारें अपनी पॉकेट ढीली करती नहीं है जब तक कि सामने पॉलिटिकल कंपल्शंस ना आ जाए या कोई चुनाव ना आ जाए। तो जब चुनाव आते हैं तो तभी कुछ ना कुछ ऐसा राहत की उम्मीद बनती है कि सरकार अपनी पोटली में से कुछ खोलकर हमें भी दे दे। आम आदमी तो त्रस्त है। खैर, सीधा चलते हैं बजट से पहले के इस रोजी रोटी एपिसोड पे। दोस्तों, दो तीन उम्मीदें हैं कि टैक्स में कुछ छूट हो सकती है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस समय लैगिंग बिहाइंड है वो उठ नहीं रही है क्योंकि हार्डली 70% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है और ऊपर से जो प्राइवेट कंजप्शन है वो अभी भी 2019 के लेवल पर नहीं आई है। अब ये बड़ी दिक्कत है कि किया क्या जाए। इन्हीं सब बातों पर देखते हैं, रोशनी डालेंगे हमारे मित्र नयन भाई। नयन जी, स्वागत भी है और पहली टिप्पणी बजट के ऊपर। आपने सही फरमाया दिनेश जी कि एक तो ये इलेक्शन का बजट है जी, और ऑलमोस्ट जो 2024 में मेन इलेक्शन आएगा उससे सबसे महत्वपूर्ण यदि उसके बाद का साल गिना जाए या बजट गिना जाए तो मेरे ख्याल से इसको गिनना चाहिए। जी, और इसको ध्यान में रखते हुए मैं मानता हूं कि कुछ तो सरकार को भी इसको पॉपुलर बजट बनाना पड़ेगा। और लग एक रहा तो है। हाँ, एक तो समय का भी तकाजा है कि जी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अनइवन जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक बिल्कुल। रिकवरी, जी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और ये सब सिचुएशन अब इस मकाम पे पहुंची है कि इसमें सरकार का इंटरवेंशन जरूरी है। इसके साथ इसको और बर्निंग इश्यूज देखे तो जैसे क्रिप्टो वाला, कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और हम अभी उसमें कोई लेजिस्लेशन नहीं ला पा रहे हैं। दूसरा, कोविड और ओमिक्रॉन वाला भी जो एक सिलसिला है वो चल रहा है, एंड आई थिंक वी आर नियर द पीक, या शायद लग रहा है कि अब थोड़ा सा कम होने लगा है। जी, पर ये सब हालात ऐसे हैं कि सरकार को कुछ ना कुछ बजट के द्वारा राहत देने का अवसर है। और जी, इलेक्शन भी है, तकाजा भी है। जैसे आपने कहा, सरकार तब करती है जबकि जरूरत हो, और वो मेरे ख्याल से जरूरत भी है और वो समय भी है। वो इलेक्टोरल कंपेलिंग जो है वो भी है कि भाई इतने इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई हमारे रोजी रोटी देखने वालों के लिए फायदे की बात हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि और दर्शकों जाइएगा मत क्योंकि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कल आई हैं बांग्लादेश से भी, वो भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब इसमें इनकम टैक्स में तो कुछ छूट जो मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी, या वेल्थ टैक्स आएगा नहीं आएगा। अब बातें हो रही हैं कि भारत में एक तो रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है कि कुछ रीजन्स के अंदर पैसा है और बाकी रीजन्स जो है बहुत गरीब हैं, जिसमें खास तौर से कहा जाता है कि वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया आर मोर साउंड इन कंपैरिजन टू द नॉर्थ इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में खास तौर से अगर हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली को और पंजाब को देखें तो वो तो थोड़े अच्छे हैं, समृद्ध हैं, लेकिन वहीं पे राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश ये काफी गरीब हैं। और ईस्टर्न इंडिया में अगर थोड़ा कलकत्ता की बेल्ट छोड़ दी जाए तो नॉर्थ ईस्ट को भी मिला के काफी ज्यादा गरीबी है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो एक रीजनल जो डिस्पैरिटी है नयन भाई वो भी बहुत ज्यादा है, जो कि वहां पर देखिए जैसे बिहार के अंदर जो $640 की जो पर कैपिटा इनकम है, उत्तर प्रदेश की $980 है और हिंदुस्तान की $2000 के मुकाबले वो भी कम है। तो इन डिस्पैरिटीज के ऊपर कुछ क्या सरकार कुछ कोशिश करेगी कि वहां पर कुछ ऐसा किया जाए? मेरे ख्याल से बिल्कुल करना चाहिए। और आपने जैसे कहा, वो पहले उसको बीमारू राज्य बोलते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये चारों राज्य। और फिर तो अब उसमें से भी एक दो बढ़ गए, मध्य प्रदेश के दो बन गए, झारखंड और छत्तीसगढ़। बिहार के बन गए, उत्तर प्रदेश के बन गए, उत्तराखंड वगैरह आ गया। तो अब समझिए ना, जी, वो जो जी, चार थे ऑलमोस्ट, वो जो है वो आपने सही फरमाया कि बिल्कुल ही जो हमारे डेवलपमेंट के कामों से थोड़े से पिछड़े हुए रीजन्स है।
और जी जैसे गुजरात को देखा जाए, महाराष्ट्र को देखा जाए, साउथ के कुछ एक स्टेट्स को देखा जाए, तो इनकी कंपैरिजन में डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। जी और इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि उसका कहीं ना कहीं माइग्रेशन भी होता है, क्योंकि जो गुजरात में वर्कर्स है वो कहीं ना कहीं राजस्थान, यूपी, बिहार वगैरह से आते हैं। और जो हम लोगों ने ये कोविड के टाइम पे और लॉकडाउन के टाइम पे देखा था, जो माइग्रेशन के चैलेंजेस थे, वो भी है। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि एक इकोनॉमिक बैलेंस हमको रखना है यदि बिटवीन द स्टेट्स, तो उसको भी बजट के द्वारा कुछ ना कुछ हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जो सरकार के पास इनकम आती है वो ऑफ कोर्स जो जो राज्य डेवलप्ड है उससे वहां से ज्यादा आएगी। आप कोई भी मान लिए इनकम टैक्स है, तो भी इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा जो टैक्स पेयर्स है वो बॉम्बे से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, गुजरात से आएंगे। कॉरपोरेट टैक्सेस है वो भी ज्यादा डेवलप्ड स्टेट से आएंगे। उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से यदि किया जाए ताकि हमारे जो वो मित्र है, इंडियंस है जो कि इस राज्यों में से आ रहे हैं, उनके लिए वो डेवलपमेंट कैसे किया जाए। और उस डेवलपमेंट में हम लोगों को मेरे ख्याल से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि जिससे ये ट्रिगर हो और आगे जो है वो डेवलपमेंट ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट के द्वारा हो, पर उसके द्वारा पूरे उस एरिया में डेवलपमेंट हो। और एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, हाईवेज हो सकते हैं, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो सब कॉन्सेंट्रेट उसमें यदि हम लोग करते हैं, एजुकेशन करते हैं, तो ये राज्य जो है वो थोड़ा सा ज्यादा शेयर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम जो बॉम्बे और गुजरात में मैं बैठा हूँ, आप बॉम्बे में हैं, हम जैसे राज्यों को इसके प्रति कोई भी आपत्ति नहीं होगी। ऊपर से हम लोग संवेदनशील है कि जो राज्य में थोड़ा सा कम डेवलपमेंट है, जो हमारे भाई बहन थोड़े से कम फॉर्चुनेट है, उनके लिए भी ये डेवलपमेंट बने। और पूरे देश में जैसे हमने इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की बात की है, तो एक उसमें हम लोग गरीब और रिच लोगों के बीच में बात करते हैं, पर राज्यों के भी बीच में और जेंडर के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको भी एड्रेस करने का वक्त आ गया है। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस टाइम ज्वालामुखी की तरह इंडिया में फूट रहा है, वो है बेरोजगारी का। और जो हिंसा हुई है यूपी बिहार के अंदर, जहां रेलवे के कंपार्टमेंट जला दिए गए, रेलवे रोकी गई हैं, बहुत कुछ हुआ पिछले एक हफ्ते के अंदर। और ये जिसे एक हिंदी में एक कहावत है, कहते हैं दावा नल, जंगल में जब आग लगती है तो फिर वो फैलती चली जाती है, जो मर्जी ट्राई करो। और आज के बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल्स हैं, सब कुछ है जो कह रहे हैं कि आप बेरोजगारी को रोकिए। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है नहीं, वो लैगिंग है। तो प्राइवेट कंजप्शन 2019 तक भी नहीं पहुंचा। तो लोगों की अगर पॉकेट में पैसा नहीं है और अगर नौकरी नहीं होगी तो और पैसा कहां से आएगा? तो फिर तो हम ऐसा, ये तो लिंक बन गया ना नयन भाई आपस में। प्राइवेट कंजप्शन नहीं है, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्राइवेट कंजप्शन नहीं है, कंजप्शन नहीं है तो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है तो हिंसा है। ये तो चक्र है, चक्र नहीं दुष्चक्र है ये तो। तो इससे सरकार निपटने के लिए बजट में क्या करेगी? मैं समझ रहा हूँ कि जैसे पुराने समय में राजा करते थे कि जब बुरा वक्त आता था तब वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ऐसे लेते थे जिसके द्वारा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एक तो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग यदि जो जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे उनके लिए जैसे मनरेगा का कार्यक्रम है, मैं मेरे ख्याल से ऐसे ही हमारे लिए अर्बन लोगों की भी समस्या विकट है। और मनरेगा का एक अर्बन वर्जन लाने की जरूरत है। मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि शायद क्योंकि बॉम्बे में जो पुअर है वो कहीं एक रूरल इंडिया में पुअर है, उससे उसकी सिचुएशन कोई बेहतर नहीं है, तो उसको भी कोई ना कोई इनकम की जरूरत है। तो मैं तो एक समझ रहा हूँ कि जब तक हम लोग ये एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को हल ना कर पाए तब तक जो भी हमारे अनएम्प्लॉयड भाई बहन है उनको कुछ ना कुछ एक बेसिक इनकम मिले ताकि उनके घर का भी चूल्हा जले। वो एक करने की जरूरत है। और उसमें जी रूरल इंडिया में हम लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अर्बन इंडिया में उसको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसको महसूस भी किया गया है, मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन भी बढ़ाते जाते हैं। और ऐसे ही अर्बन के एरिया में करेंगे तो मेरे ख्याल से एक वो शॉर्ट टर्म में काम होगा कि भाई जिनको अभी कल के कल हम लोग नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको कोई ना कोई और तरीके से, वो शहर में रहते हैं तो भी मदद करेंगे। दैट इज वन। सेकंड, मैं समझ रहा हूँ कि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को हम लोगों को लेना चाहिए ताकि लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट भी दें और उससे कोई इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा आए ताकि आगे जाके हमको उस डेवलपमेंट का लाभ मिले। ऐसा एम्प्लॉयमेंट ना हो जिससे कोई
प्रॉपर्टी एसेट कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट ना हो, उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट देने की जगह एक थोड़ा सा विन विन करने की कोशिश करें कि लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिले और सामने हमारे यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बने। ये करने की जरूरत आ गई क्योंकि हमारे यहाँ सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाते हैं वो एक मेजर बूस्टअप है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तीसरा आपने जो कहा कि ये उसके द्वारा हम लोग पैसे, हमारे जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे जो रोजी रोटी देखने वाले लोग हैं, उनकी जेब में कैसे पैसा आएगा। कोई ना कोई तरीके से अमेरिका में जैसे एक डायरेक्ट डिपॉजिट आई थी लोगों के अकाउंट में, क्या हम भी कुछ डायरेक्ट मदद कर सकते हैं लोगों को, जिसके द्वारा कि लोग स्पेंडिंग करें। और जैसे यदि स्पेंडिंग करते हैं तो आपने कहा प्राइवेट कंजम्पशन हमारा बढ़े, और प्राइवेट कंजम्पशन बढ़े तो फिर कल जाके इन्वेस्टमेंट आ सकता है, कल जाके एक कैपेसिटी की जरूरत आ सकती है। आज तो आपने जो कैपेसिटी डाली है वही पूरी यूज नहीं हो रही है, तो आगे कोई इन्वेस्टमेंट का कैसे सोचेगा। अब यदि इन्वेस्टमेंट नहीं सोचेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, उसके द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट जैसे आपने कहा जनरेट होगी वो नहीं होगी। तो ये विशियस साइकिल को तोड़ने का मेरे ख्याल से सबसे 2-3 जो जगह है जहां के हम इसको तोड़ सकते हैं वो ये है कि लोगों की जेब में सीधा पैसा डालें ताकि डिमांड स्टिमुलेट हो। और डिमांड साइड पे हम लोगों ने कम काम किया है, सप्लाई साइड पे ज्यादा किया है, इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम। तो मैं समझ रहा हूँ इस पे डिमांड साइड पे हम लोग काम करें। दूसरा, एक अर्बन लोगों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था बनाएं। तीसरा, हम हमारा जो मेन एम्प्लॉयर है दिनेश भाई, वो देखने वाली बात है, वो माइक्रो एंड एमएसएमई है, जिनके तक हम लोग फॉर्मल पैसा पहुंचा नहीं सकते। फॉर्मल बैंकिंग जो है वो हमारे माइक्रो एंड एमएसएमई सेक्टर में सिर्फ 10-15% है। तो 85% लोगों को प्राइवेट सेक्टर से, कोई प्राइवेट आदमियों से पैसा लेना पड़ता है, वो मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट पे मिलता है, तो वो लोग अपना धंधा नहीं कर पाते एंड सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उनसे जनरेट होती है। तो मैं समझ रहा हूं कि ये माइक्रो एंड एमएसएमई सेक्टर को हम पैसा पहुंचाएं, उनको फाइनेंस अवेलेबल कराएं, वो बैंकिंग जो 10% है वहां उसको बढ़ा के एटलीस्ट 50% तो करे, ताकि जो भी सक्षम है, जो यूनिट वायबल है, जो कोई ना कोई काम कर रहा है, उसको पैसे की वजह से तकलीफ ना हो। यदि इनको हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे तो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया को स्ट्रेंथन करेंगे और एम्प्लॉयमेंट का हमारा जो एक जैसे आपने कहा दावानल स्वरूप ले रहा है प्रश्न, उसको थोड़ा सा हम हल कर पाएंगे। नयन भाई, हमारे साथ कुछ बांग्लादेश के भाई बहन भी जुड़े हुए हैं, अब्दुल कालिक साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और हमारी एक विद्वान पैनलिस्ट हैं शिबा असलम फहमी जी, अरे वाह, मेरे अक्सर प्रोग्राम्स में वो आती रहती हैं, आपने भी वो प्रोग्राम्स देखे हैं। देखा है शिबा ना, जी के जो विचार देखा होते है, हैं यस बहुत जी ही एक प्रखर विचारों वाली महिला है, तो उनका भी स्वागत है। उन्होंने कुछ अपनी यहाँ पर सलाह दी है आपको, या सजेशन दिया सॉरी। हर गरीब जी, परिवार को अगले 6 माह तक 25,000 का मुआवजा दे सरकार, जिससे खरीद फरोख्त शुरू शुरू हो और बाजार में मांग बढ़े। बिल्कुल। और उनका ये भी कहना था कि इंपोर्ट बैलेंस ठीक करे सरकार, चाइना के सामान ने मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दी है। ये शिवा जी का सवाल है नयन भाई। नहीं, बिल्कुल सही कहा। हमने एक बोला था कि भाई ये गरीबों तक एक्चुअली अमाउंट पहुंचे, अगले उन्होंने बहुत डिफाइन कर दिया। तो क्या ये तेज तर्रार लेडी है आपके यहाँ, मैंने उनको बोलते हुए भी देखा है, तो उन्होंने कहा भाई कितना पैसा वो भी बता दो, कितने महीने के लिए वो भी बता दो। तो क्या वो तो एकदम सीधा सटीक सॉल्यूशन देते हैं कि भाई सिर्फ बात नहीं करनी, पच्चीस जी। हजार और 6 महीना। मैं समझ रहा हूँ कि ये बिल्कुल जरूरी है, और बजट है तो 6 महीने की जगह 12 महीने भी कर सकते हैं कि एक अमाउंट लोगों तक पहुंचे, जिससे कि डिमांड स्टिम्युलेट होगी। वो करने की मेरे ख्याल से बिल्कुल उनकी जो बात है वो हम लोगों ने की थी। उन्होंने एक अमाउंट में रख दी है, अब निर्मला जी पे है कि उसको कम करे, थोड़ा सा ज्यादा करे, पर एटलीस्ट एक ऐसी अमाउंट करे ताकि डिमांड स्टिम्युलेट हो। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही उनका अच्छा सजेशन है। इन्होंने कहा कि सरकार कैश दे और मुफ्त अनाज देना बंद करे, क्योंकि उसके द्वारा की कुछ बुरी आदतें भी लगता पड़ रही हैं। तो ये उनका भी सजेशन है कि मुफ्त देना बंद करे बिल्कुल। सरकार। हम उनके इन सजेशंस का स्वागत करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन नयन भाई, एक बात तो है कि एक डेटा तो बिल्कुल पक्का है कि जिसकी बात हमने पिछले एपिसोड में की थी कि 100 लोगों के पास, भारत के 100 लोगों के पास 60% दौलत है। भारत के 50% से ज्यादा लोगों की मंथली इनकम 5,500 से कम है। तो क्या भारत में वेल्थ टैक्स नहीं आ जाना चाहिए इस बार? हमारे अगले एपिसोड में हमने बात की थी हमारे ड्रीम बजट की, तो जी। ये भी मैंने बात की थी। हम लोगों ने सुझाव दिया था कि भाई बजट का सिर्फ ये काम नहीं है कि पैसे
इकट्ठा करना और पैसे स्पेंड करना देश के लिए, उसका ये भी काम है कि इनइक्वालिटी को कैसे कम करना। और इसके लिए वेल्थ टैक्स का हमारा सुझाव मेरे ख्याल से बहुत ही एप्ट है, क्योंकि हमारा 100 जो लोग हैं, अब 100 बिलियनर की जगह हम लोग अब 140 बिलियनर पहुंच गए, और उनकी जो वेल्थ है वो कहीं 2 गुना से 8 गुना तक बढ़ी है पिछले 1 साल में, जबकि एक आम आदमी की बढ़ती है 10-20% से। तो मैं समझ रहा हूँ कि यदि इतने पैसे हैं, इतने यूनिकॉर्न बन रहे हैं जिनकी की हर एक की कैपिटल हो जाती है 7-8 हजार करोड़, तो उसमें कहीं 100-200 करोड़ लेंगे तो उनको अखरेगा नहीं, और जिनके घर में इसके द्वारा रोटी आएगी उसका तो बिल्कुल लाइफ उसकी बदल जाएगी, उसको ये जरूरत है। तो मैं समझ रहा हूँ इनइक्वालिटी करने के लिए वेल्थ टैक्स और एस्टेट ड्यूटी, जो हम पहले इनहेरिटेंस टैक्स बोलते थे, वो भी 100 करोड़ के ऊपर जब भी आप यदि कोई एसेट छोड़ते हैं तो उस पर वेल्थ टैक्स के साथ साथ आप यदि एस्टेट ड्यूटी भी रखें, ताकि व्हेन इट गोज टू द नेक्स्ट जनरेशन उसको 100 करोड़ आए या 98 करोड़ आए, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जितना कि जो भूखा आदमी है उसको रोटी मिलने से फर्क पड़ता है। तो ये दोनों का मेरे ख्याल से वक्त आ गया है और हम लोगों को इस पे सीरियसली सोचना चाहिए। बिल्कुल नयन भाई, और बिल्कुल आखिर टेल पीस में हम आते हैं बांग्लादेश पे, अपने पड़ोसी राष्ट्र में कुछ बहुत एक स्टनिंग फिगर्स निकल कर आए हैं वहां से। और सबसे पहला स्टनिंग फिगर्स ये आया है कि उनकी इस साल 2022 के एंड तक, खासतौर से जब उनका फाइनेंशियल ईयर जुलाई में स्टार्ट, मतलब 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 30 जून तक होता है, तो उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़कर हो जाएगी $2,785, जो कि इंडिया से ऑलमोस्ट $750 से भी ज्यादा होगी। उनकी जो 2023 तक, अगले साल के एंड तक जो जीडीपी होगा 414 से बढ़ के 450, और फिर $500, $500 बिलियन, यानी कि आधा ट्रिलियन पे वो पहुंचेंगे। और जहां पे 2023 के अंदर वो $3,000 का पर कैपिटा इनकम क्रॉस कर जाएंगे। तो ये बड़े स्टर्लिंग फिगर्स निकल के आए हैं, और ये प्रैक्टिकल फिगर्स है। जो उनकी ग्रोथ रेट चल रही है उसको मिलाएंगे तो 2023 के एंड तक $3,000 की पर कैपिटा इनकम उनकी आराम से हो जाएगी। मुझे लगता है भारत के लिए कुछ लेसन है इसके अंदर। बांग्लादेश को 50 साल हो गए नया देश बने हुए, हमको 75 साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध भी एक बहुत ही इमोशनल और करीब का संबंध रहा है, और उनसे जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, मैं जब टेक्सटाइल कमेटी का चेयरमैन था तब हम देखते थे कि उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता था। मैं समझ रहा हूँ कि अभी अभी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस उनका हो रहा है उसमें से लेसन्स इंडिया के लिए भी है, और जो जीडीपी ग्रोथ उनका बढ़ रहा है और एटलीस्ट पर कैपिटा जो उनका रेसिंग अहेड है, उसमें से मेरे ख्याल से हमारे लिए भी लेसन है। हमने वक्त वक्त पे अपने एपिसोड्स पे ये बात की है। बांग्लादेश के हमारे जो मित्र हैं, देखने वाले हैं, बांग्लादेश को मैं बधाई देता हूँ। 50 साल की इन यात्रा में उन्होंने काफ़ी पाया है, काफ़ी आगे निकल रहे हैं, उनका काफ़ी एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ है, और मैं सभी बांग्लादेश वासियों को इसके लिए अभिनंदन देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो वहाँ विजिटिंग फैकल्टी भी हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी में जाके आप जी लेक्चर भी देते हैं। और वैसे जी भी दर्शक मित्रों को मैं बता दूं एक बार फिर से, जिनको इनके बारे में जानकारी ना हो, कि हमारे नयन पारिक भाई जो हैं वो ना केवल एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक स्ट्रेटेजिक गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, और बहुत सारी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ाते भी हैं। और बहुत सारी राज्य सरकारें उनसे इकोनॉमिक सलाह भी लेती हैं एडवाइजर के रूप में। तो हमारा तो सौभाग्य है कि रोजी रोटी के साथ ये प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, और हमारा ये 32nd एपिसोड है, यानी कि 8 महीने पूरे हो रहे हैं हमारे रोजी रोटी के इस एपिसोड के साथ में। हम विस्तार में दर्शक मित्रों चर्चा करेंगे बजट के बाद, क्योंकि बजट के बाद बहुत सारे मुद्दे होंगे, और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए विस्तार से ज्यादा समय की जरूरत होगी। हम नयन भाई से कहेंगे थोड़ा ज्यादा समय लेके आइएगा अगले एपिसोड में, बिल्कुल। क्योंकि बजट जो आया है वो निर्मला सीतारमण के पिटारे में से क्या निकलता है उस पर चर्चा होगी। तो दर्शक मित्रों, मैं लूंगा आपसे आज्ञा। और नयन भाई, कोई आखिरी आपकी टिप्पणी, कोई आखिरी कमेंट? मैं समझ रहा हूँ कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज हुआ है, जी हमारे जो नए इकोनॉमिक एडवाइजर है वो हमारी इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद से ही है, जी और मेरे ख्याल से आगे वो उनका योगदान भी देंगे। आज दोपहर में भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो एक कर्टन रेजर हम लोगों को ऑलरेडी समझ में आ रहा है, हम लोगों को कहाँ कहाँ काम करना है वो भी एक क्लियर आ रहा है। जैसे आपने कहा कि वो प्राइवेट कंजम्पशन हमारा नहीं बढ़ रहा है, वो सब चैलेंजेस जो है वो उभर के इस इकोनॉमिक सर्वे में आ रही है, और मैं मान रहा हूँ कि कल हमारा जो बजट होगा इसमें इसको इनकॉर्पोरेट करके
आगे का हमारा जो मार्ग है वो थोड़ा सा क्लियरली हमको दिखेगा, और कल बजट में हम लोग इसको शायद महसूस भी करेंगे। और मैं मानता हूं कि मैं पूरे हमारे रोजी रोटी देखने वाले को सबको गुड विशेस देना चाहता हूं कि एक अच्छा बजट हम लोग पाएं, एंड हमारा देश इस बजट के द्वारा एक अच्छे 1 साल के प्रोग्रेस के पाथ पे चले, उस सब की मैं शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारी उम्मीदें कायम है, हर भारतवासी की उम्मीद कायम है कि कल वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा और उन्हें कुछ राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ लूँगा आपसे विदा और नयन भाई का करूँगा शुक्रिया अदा कि कीमती समय निकाला, थैंक यू हमारे सो साथ मच। जुड़े। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका दोस्तों। बहुत जल्दी मुलाकात होगी, इस बार अगले सोमवार नहीं, उससे पहले, क्योंकि बजट आ रहा है, तो उस पे चर्चा विस्तार से नयन भाई के साथ। जी हाँ, इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया आप सबका।